हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट। और एसी सर्किट के अंदर हम समझेंगे इसमें आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, और सीरीज में आरएलसी सर्किट, और आर के साथ में हमारे पास आर एल सर्किट और आरसी सर्किट, और साथ ही आर एल सी सर्किट रेजोनेंस को हम समझेंगे सीरीज पैरेलल कंडीशन में अलग अलग। ठीक है, तो आइए बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले स्टार्टिंग से। तो देखिए एसी सर्किट होता क्या है। एसी सर्किट हमारे पास क्या, जिस प्रकार से आप देखे होंगे करंट हमारे पास दो प्रकार का रहता है, डीसी और एसी। ठीक है, दो प्रकार का आपके पास करंट रहेगा। तो डीसी करंट हमारे पास सेम रहता है, यानी कि इस तरह से चलेगा वो, ये डीसी रहे। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे एसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, देखो एक समान रहता है और डायरेक्शन भी सेम रहती है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो इसमें आप समझोगे कि यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं, इसमें ये डायग्राम आपका आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसमें आप देखोगे इसकी वैल्यू अलग अलग समय पे क्या है, इसकी वैल्यू अलग अलग समय पे और डायरेक्शन दोनों की दोनों चेंज होते जा रही है। देखो ये आप देख सकते हैं इसमें कि ये अलग अलग डायरेक्शन आदि हमारे पास ये रहेगी। ठीक है, क्या हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही जीरो से और ये यहाँ तक जा रही है। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है, हमारे पास एक हाफ साइकिल कहलाएगी, यहाँ तक आएगी। ये पॉजिटिव में आएगी हमारे पास, और नेगेटिव में भी इसी प्रकार ये चलती है, ये वाले हमारे पास। तो ये हमारे पास है। ठीक है, ये नेगेटिव में। तो ये हमारे पास टोटल मिला के एक साइकिल का रूप ऐसा लेती है। टोटल एक साइकिल बन जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्या आ जाएगी, ये हमारे पास पीक वैल्यू कहलाएगी। क्या वैल्यू बोलेंगे हम, इसको पीक वैल्यू बोलेंगे। और इस मैक्सिमम वैल्यू से और नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू, दोनों की वैल्यू को अगर लेते हैं अपन, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको हम पीक टू पीक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और जितनी ये साइकिल कंप्लीट होने में जो समय लिया जाता है, टोटल ये हमारे पास एक समय लिया है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम कंप्लीट वन साइकिल। टाइम पीरियड क्या रहता है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में लिया गया समय आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। और यहाँ पर ये वोल्टेज या करंट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर की साइड। और ये हमारे पास डब्ल्यू टी आ गया, तो ये टाइम टी आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पाई बाई टू आ जाएगा, पाई बाई टू। और यहाँ तक आप लोगे तो ये आपके पास पाई की आ जाएगी। ठीक है, इतने आपके पास आ जाएगी। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं, इसमें तात्क्षणिक मान किसको बोलते हैं। तो ये सर्किट है, मान लो इस समय पे हम ले लिया एक, या फिर कोई ये समय पे हम ले लिया इस पे। तो ये जिस भी समय पर लिया गया जो वैल्यू रहेगा उसको हम तात्क्षणिक मान बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी क्षण में इस प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का मान, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का तात्क्षणिक मान कहलाता है। ठीक है, लिया गया, या तो वोल्टेज का मान हो या करंट का मान, दोनों हमारे पास ये तात्क्षणिक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, इसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल वी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, वी मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये वाला आएगा, ये सबसे पॉजिटिव में ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसको हम बताएंगे। और साइन ओमेगा टी कंप्लीट एक साइकिल का आ जाएगा। ठीक है, और ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है टू पाई एफ आता है। और इसी का ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पर रखो। ठीक है, टू पाई एफ आ जाएगा और टी आ जाएगा, तो ये हमारे पास निकल के आएगा इसके बराबर। ठीक है, इसकी यूनिट वोल्ट में रहेगी। अब हम बात करते हैं टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड, मैंने बोला कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में लिया गया समय को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक साइकिल, ठीक है, ऐसी राशि के द्वारा, ऐसी क्वांटिटी के द्वारा एक साइकिल कंप्लीट होने में लिए गए समय को हम आवर्तकाल बोलते हैं। और जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी इकाई रहती है सेकेंड। ठीक है, या फिर हर्ट्ज में भी, इनवर्स हर्ट्ज में आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये टाइम फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट रहता है। इसके फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट रहता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है उसको देख लेते हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, तो एक सेकेंड में पूर्ण, क्या है, एक सेकेंड में पूर्ण हुए चक्करों की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या को क्या बोलते हैं हम, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो एफ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ बराबर हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन टी आ जाएगा, या इसको आप इधर भी ले जा सकते हैं, तो टी अपन वन अपन एफ भी आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज है इसकी यूनिट, या फिर सेकेंड इनवर्स भी आ जाएगा। ठीक है, एफ बराबर आप ये भी देखते हैं, ये मोटर में आप इसको काउंट करते हैं,
जब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो क्या है, स्पीड की इंटू पोल की संख्या बटे में 120 कर दोगे आप, तो ये फ्रीक्वेंसी निकल आएगी मोटर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास ये था ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा 2 पाई एफ होगा, या इसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई 1 अपन यहाँ पर पाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर एफ बराबर क्या होता है 1/t रहता है, तो इसी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ओमेगा बराबर आपके पास 2 पाई एफ, या फिर ये आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास मात्रक इसकी यूनिट देखोगे तो रेडियम पर सेकेंड आ जाएगी इसकी यूनिट। ठीक है, क्या आ जाएगी, रेडियम पर सेकेंड। यदि आर आरपीएम में हो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आर क्या है आरपीएम में रहेगा तो हमारे पास ये निकल के आएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 पाई एन बटे क्या आ जाएगी 60 रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगी, ये आरपीएम में आप बात करोगे तो। ठीक है, और यहाँ पर रेडियन पर सेकेंड में ये आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें एम्पलीट्यूड या क्रेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसको हम समझते हैं। पीक वैल्यू को हम बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्रेस्ट वैल्यू भी, या एम्पलीट्यूड वैल्यू, आयाम, तरंग, अधिकतम और शिखर मान। ये किसी ऐसी राशि की, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी की एक पूर्ण चक्र के धनात्मक, ठीक है, पूरा चक्र रहेगा उसका, फुल चक्र उसके पॉजिटिव साइकिल का और नेगेटिव साइकिल का मैक्सिमम मान को हम अधिकतम मान बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर मैं आपको एक और समझा देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये वाला, ये पॉजिटिव का मैक्सिमम ये है हमारे पास, और ये नेगेटिव का मैक्सिमम। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनके जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा यहाँ पर, उस वैल्यू को हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी, दोनों कंडीशन में आ सकता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती राशि में फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। इसमें एक हमारे पास डायग्राम दिया है और इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक चल रहा है, फिर ये इधर गया, फिर ये, ठीक है, और यहाँ तक आया, उसके बाद और वापस ये शुरू हो गया और यहाँ से वापस चालू हो गया, तो यहाँ तक एक साइकिल इसकी कंप्लीट हो गई। टाइम तो 3 है इसका। ठीक है, आवर्त काल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या आ जाएगा 3 आएगा, इसमें 3 सेकेंड में। तो ये पूरा हमारे पास क्या है, 1 सेकंड में इतना कंप्लीट हो, 2 सेकंड, ये तीसरे सेकंड में। तो ये हमारे पास एसी के एक चक्र के क्या है, एक चक्र 3 सेकंड में पूरा हो रहा है, तो 3 सेकंड के बाद दोबारा रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, इसमें 3 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 सेकेंड आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे एसी, क्या बात करते हैं हम एसी इक्वेशन रिप्लेसमेंट। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दर्शाना, रिप्रेजेंटेड कैसे करोगे, तो यहाँ देखो वोल्टेज को सबसे पहले वी ओमेगा टी इसमें अपन दर्शाया है। ठीक है, ओमेगा टी से, तो यहाँ पर ओमेगा टी है, तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होकर ये 0 पे वापस आ गया, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम से 0। ठीक है, ये पाई की वैल्यू और ये 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी टाइम है और यहाँ पर इसका वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज, और ये आपके पास टाइम। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। उसके बाद आप सेकेंड वाला देखोगे, तो यहाँ पर ओमेगा टी माइनस 30 है, ओमेगा टी माइनस 30 है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी 30, तो ये 30 माइनस में है, तो माइनस 30 डिग्री आगे जाकर ये स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां तक का जो है ये 30 डिग्री के बाद स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और फिर ये चल रहा है। ठीक है, फिर ये चल रहा है फिर, तो इसको देखोगे यहाँ तक चला, तो 30 से यहाँ तक चला, तो इस कारण से ये माइनस में आ गया। अगर आपके पास यहाँ पे देखो, इसमें इसमें क्या है, पॉजिटिव में है, 30 डिग्री पहले पॉजिटिव में, तो ये यहाँ 0 से 30 डिग्री ये पहले वाला है ना, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पहले ही स्टार्ट हो गया और ये यहाँ पर चल रहा है, तो माइनस में, तो इस बिंदु से आगे जाकर स्टार्ट करो, या प्लस में है तो पहले ही स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेज डिफरेंस के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं फेज डिफरेंस के बारे में। ठीक है, फेज डिफरेंस होता क्या उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वोल्टेज है और करंट है। करंट और वोल्टेज के बीच में देखो, ये वोल्टेज यहाँ पे है और ये करंट, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री पीछे से करंट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वोल्टेज पहले चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज कोण रहता है, अंतर रहता है, उसको हम
फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और वी को क्या बोल लिखेंगे हम, वी को वी एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा, लेकिन आई एम साइन ओमेगा टी -30, तो ये 30 से पीछे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री पीछे चल रहा है ये आप ध्यान में रखना। इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री लेग कर रहा है। क्या कर रहा है? करंट। और लेकिन लीड कौन कर रहा है? यहाँ पर पश्चगामी चल रहा है। वोल्टेज क्या देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, ये आप रेफरेंस लो और रिफरेंस पे आपका वोल्टेज मान लो, और ये 30 डिग्री पीछे है, तो ये आपके पास पीछे 30 डिग्री आई एम साइन ओमेगा टी माइनस क्या आ जाएगा 30, तो ये 30 डिग्री लेगिंग पीछे चल रहा है। लीड करने के लिए बोलता तो ये आगे चल जाता, इधर की साइड रहता, इधर ठीक है ऊपर की साइड रेफरेंस में ले रहे तो यहाँ पर अपन फेज डिफरेंस के बारे में समझते हैं। देखो, एक समीकरण हमें यहाँ पर दिया है वोल्टेज का और ये करंट का दिया है। ठीक है, वोल्टेज क्या है? माइनस में है, तो ये देखो यहाँ पर एक से क्या करा, रेफरेंस ओमेगा टी ले लिया, लेकिन ये माइनस का है, इसका मतलब ये नीचे जाएगा, ये नीचे की साइड आ गया इसका। ठीक है, तो ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री यहाँ पर नीचे है। ठीक है, उसी प्रकार करंट क्या है? पॉजिटिव में है और ये ऊपर की ओर है, तो ये लीड कर रहा है आगे, तो ये 30 डिग्री यहाँ पर भी लीड कर रहा है। अब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखोगे तो ये टोटल डिफरेंस आ जाएगा आपके पास, तो टोटल 30 और 30 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 60 डिग्री लीड करेगा। करंट क्या है? लीड कर रहा ऊपर है और नीचे आपका वोल्टेज आ जाएगा, ये लीड कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है इसमें। इस इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं अलग अलग फेज डिफरेंस निकालने में, तो आपको निकालते आना चाहिए। ठीक है, आपको निकालते आना चाहिए इसको। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें फेज अंतर देख लेते हैं। तो वी एम क्या है? वी एम कॉस ओमेगा टी में दिया है, कॉस को अपन इसमें कन्वर्ट करें साइन में करो, ओमेगा टी है तो वी एम साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर 90 आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये इसमें दिया है साइन में ओमेगा टी +30, तो ये भी 30 और ये क्या है? 90 डिग्री लीड कर रहा है, ये 30 डिग्री। तो देखो ये रेफरेंस अपन ने माना इसको। ठीक है, इसको क्या रेफरेंस माना, और वोल्टेज क्या है आपके पास? वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, क्या है? 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज से। ठीक है, उसके बाद करंट आपका देखोगे तो करंट भी आपके पास कितना लीड कर रहा है? यहाँ पर 30 डिग्री करंट लीड कर रहा है। कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ और इसके बीच में अगर आपको देखना रहेगा तो 90 में से आप क्या करोगे? -30 कर लोगे, तो ये आपके पास 60 डिग्री क्या आ जाएगा? आपका वोल्टेज है वो लीड करेगा। ठीक है, और करंट लेग करेगा यहाँ पर, तो करंट लेग कर रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम समझते हैं इसको, निम्न समीकरण में कौन फेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, फेज अंतर ज्ञात करना है इसमें, और यहाँ पर भी हमारे पास वी एम साइन ओमेगा टी -tan−1, और ये हमारे पास इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें आपको साइन में। ठीक है, तो साइन यहाँ पर हमारे पास tan−1 है, तो इसका हमारे पास 45 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास करंट की वैल्यू तो दी है इसमें, आई एम साइन ओमेगा टी +50। ठीक है, तो यहाँ पर 15 डिग्री ये हमारे पास चल रहा है। आप रिफरेंस ले लो यहाँ पर, तो ये रिफरेंस ले लिया आपने यहाँ पर, और इस रिफरेंस से करंट क्या है? 15 डिग्री लीड कर रहा है, तो ये 15 डिग्री ऊपर बना दिया इसको। ठीक है, 15 डिग्री ये ऊपर है, और यहाँ पर आप देखोगे इसमें तो 45 डिग्री ये क्या कर रहा है? वोल्टेज लेग कर रहा है, तो ये 45 डिग्री का लेगिंग आ गया। ठीक है, 45 डिग्री लेग कर रहा है, तो 45 प्लस 15 क्या आ जाएगा इसमें? +15, तो ये 10 और एक हासिल इसमें, तो ये कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। दोनों के बीच में कितना डिग्री आ जाएगा अंतर? 60 डिग्री का अंतर आ जाएगा, लेकिन करंट लीड कर रहा है, तो इसके कारण से यहाँ लीडिंग बोलेंगे उसका। क्या बोलेंगे? लीडिंग बोलेंगे, करंट लीड कर रहा है इस कारण से। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। आगे हम समझते हैं इसमें, दिए गए समीकरण में फेज अंतर और शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है? फेज अंतर और इसमें शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है इसमें? फेज अंतर और शक्ति गुणांक। तो देखो सबसे पहले फेज वोल्टेज हमारे पास ये है। ठीक है, और ये साइन ओमेगा टी और पाई 6 दिया है, तो उसको सबसे पहले वैल्यू में करो। पाई 6 की वैल्यू क्या आती है? 30 हो जाएगी। पाई 6 की वैल्यू कितने रहेगी? इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी, तो ये आपके पास वी एम साइन ओमेगा टी +30 आ जाएगा, और यहाँ पर पाई 4 है। ठीक है, पाई बाय 4 है, और इसकी वैल्यू
45 रहती है। जैसे जैसे यहाँ पर घटता जाएगा वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखो ये यहाँ बढ़ रहा है तो ये कम हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके इसके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है तो दोनों को माइनस कर लोगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फेजर डायग्राम से देखोगे तो फेजर डायग्राम में करंट 45 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, करंट क्या है 45 डिग्री, ये वाला। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज कितना डिग्री आ जाएगा, वोल्टेज यहाँ पर है हमारे पास, वोल्टेज 30 डिग्री है ये। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो 45 और ये 30, तो ये आपके पास 15 डिग्री निकल के आ जाएगा दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में हमारे पास देखोगे तो करंट फिर भी आगे है यहाँ पर। ठीक है, करंट हमारे पास 15 डिग्री आगे चल रहा तो वो लीडिंग रहेगा, 15 डिग्री लीडिंग आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पावर फैक्टर निकालना है आपके पास, तो यहाँ पर क्या है आपके पास 15 डिग्री कोस, पावर फैक्टर कोस फाइव रहता है वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल। तो यहाँ पर क्या है कोस 15 करोगे, कोस 15 का आपको इसमें कन्वर्ट करना रहेगा। तो यहाँ 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं इसको आप। ठीक है, 30 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग करो, कोस 45 और कोस 30 कर दिया, प्लस साइन 45 और साइन 30 कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू कोस 45 की वैल्यू क्या रहती है 1/√2 हो जाएगी, इंटू कर दो आप। और कोस 30 की वैल्यू √3 बटे क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, √3/2 आ जाएगी। और उसके बाद आप प्लस करोगे और साइन 45 के लिए 1/√2 इंटू करोगे आप साइन 30 की वैल्यू और 1/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसको आप कैलकुलेट करो, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास कॉमन जो निकल रहा है 1/2 कॉमन निकल गया, और √3/2 प्लस 1/2 तो ये सेम आ जाएगा आपके पास, √3 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास निकल के, इसका गुना इसमें कर लो आप, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करके 1 प्लस √3 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और ये ऊपर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लो तो यहाँ पर आपके पास 0.96 आ रहा है, 0.96 ये आपका पावर फैक्टर निकल आएगा। ठीक है, पावर फैक्टर निकालने का तरीका आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास ओनली एंगल है तो क्या है, ओनली एंगल रहेगा तो आप इस कंडीशन में निकालोगे, क्या निकालोगे, cos क्या है आपके पास 15 दिया, cos 15 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cos 45। ठीक है, cos 45 माइनस 30, तो दोनों के बीच में माइनस करोगे, उसके बाद दोनों का गुना कर लो, उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन। ठीक है, इससे आप कर सकते हैं, ज्यादा कुछ टॉप नहीं है। पावर फैक्टर की बात करोगे तो ये वोल्टेज और करंट के बीच में कोसाइन कोण रहता है। ठीक है, कोसाइन कोण रहता है, या इसको हम वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को कोसाइन मानते हैं। ठीक है, कोसाइन मानते हैं इसको। ठीक है, और प्रतिरोध की बात करोगे, इसमें प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात भी हमारे पास कोस फाइव बराबर रहता है रेजिस्टेंस बटे जेड आ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस से एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी और ये ऑपरेंट वैल्यू, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को भी हम पावर फैक्टर के रूप में, कोस बराबर आपको वास्तविक शक्ति आ जाएगी, वी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास एपरेंट पावर दिया रहेगा और कोस पावर फैक्टर दिया रहेगा तो एक्चुअल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू वाट में आएगा, कोस और वी आई में आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू के बारे में। एवरेज ऐसी करंट का औसत मान, और एवरेज मान किसी प्रत्यावर्ती सप्लाई में उपस्थित डीसी की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है, ये डीसी की मात्रा है। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं आप, किसी एक साइकिल के अंदर का पूरा एरिया निकालते हैं और उस साइकिल को कंप्लीट होने में लिया गया समय। ठीक है, ये एवरेज एक्चुअल में जो निकालते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर इसके बारे में। देखो, तो एवरेज वैल्यू बराबर यहाँ हमारे पास क्या है, एक हमारे पास चक्र के अंदर का क्षेत्रफल है हमारे पास, एक चक्र का। देखो यहाँ पर आप समझते हैं। तो एक ये हमारे पास एक साइकिल, देखो ये हमारे पास एक डायग्राम। ठीक है, ये एक्स साइड और ये वाई साइड। ठीक है, एक हमारे पास ये एल लंबाई और ये हमारे पास है बी। ठीक है, तो यहाँ पर आने में जितना समय लिया वो और एक साइकिल का पूरा आ जाएगा। एवरेज वैल्यू आप रेक्टेंगुलर निकालोगे, आप रेक्टेंगुलर का, तो यहाँ पर एवरेज निकालोगे एरिया इसका पूरा, पहले तो एरिया एल इंटू बी आ जाएगा, ये एरिया आएगा इसका। ठीक है, क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो एरिया आपके पास एल इंटू बी, यहाँ पर एरिया क्या है, इसमें
जीरो से लेकर एल तक है। कहाँ? यहाँ जीरो से लेकर ये एल तक रहेगा आपके पास। ठीक है, एल तक। और ये कितना है? बी। बी डी एक्स में आ जाएगा। तो इसको जीरो से लेकर आपके पास बी है एल डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट कर लोगे डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएगा बी से लेकर एल तक है एक्स हमारे पास। ठीक है, और एल हमारे पास वाई में। ठीक है, जीरो से लेकर बी तक ये वाला। तो दोनों ए एल बी ये आएगा इसका। ठीक है, इसको निकालोगे तो यहाँ पे हमारे पास औसत निकालने का मतलब ये है कि क्षेत्रफल बटे समय। तो एल बी है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका और एल इसका, ये तो एल से एल कट जाएगा तो बी इसका एरिया, बी औसत आ जाएगा इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख लेता अपन आगे। और अगर आपके पास मान लो एक साइकिल है, ये हमारे पास वी एम दिया है, इसका एरिया निकालोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम है हमारे पास, तो एरिया एक साइकिल का कैसे निकालोगे? वी एम एन टी करोगे आप, तो वी एम एन टी आ गया आपके पास। ठीक है, ये लंबाई आपका है और ये ऊंचाई आएगा आपकी। ठीक है, तो वी टी आ गए और नीचे क्या है? टोटल टाइम लिखोगे टी, तो टी से टी कटेगा तो ये हमारे पास वी एम आ जाएगा इसका। इसका ओनली आपके पास वी एम एवरेज आ रहा है। ठीक है, वी एम एवरेज आ रहा। और आगे भी इस प्रकार देखोगे, यहाँ पर देखो एक ये साइकिल है, यहाँ से लेकर एक पूरी साइकिल कंप्लीट अपने में लेना है। तो ये पूरी साइकिल यहाँ तक जाके कंप्लीट, इतना। ठीक है, और अलग अलग इसका एरिया निकालो अलग। तो ये कितना है? 10 इसकी लंबाई, और ऊंचाई 10 है और लंबाई 10 है इसकी। तो ये क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? हाफ है, 1/2 करोगे इसका और 10 × 10 कर लोगे तो ये हमारे पास 5 बार में आएगा, तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 है, 5 × 5 करोगे इसमें। ठीक है, 5 × 5 कर लोगे इसका, तो यहाँ पर आपके पास निकल के आ जाएगा इसका 5 का 25, ये एरिया आ जाएगा। इन टोटल एरिया को देखो क्या है यहाँ पर, ये इसमें किया एक मेथड ये बता दिया। टोटल टाइम कितना है यहाँ पर? 25 है, तो बटे में आपको 25 करना है। 100 + 50 + 25, तो ऐड करोगे तो 175 आ जाएगा। ठीक है, 175, और टोटल टाइम 25 है, 25 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 7 वोल्ट आ जाएगा। देखो ये इतना था आपके पास, पूरा निकालने का एक प्रोसेस ये है। तो ये एवरेज वैल्यू आपके पास निकल के आएगा कितना? 7 वोल्ट आ जाएगा एवरेज में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। इसी प्रकार और भी साइकिल को हम देखते हैं उसके करके, क्योंकि बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो यहाँ पर सेकंड वाला हमारे पास क्वेश्चन देखो एक पर। एक साइकिल को कंप्लीट होने में लिया गया समय पूरा टोटल लेना है और सबका अलग। तो साइकिल देखो यहाँ से तो स्टार्ट हो रही जीरो से। ठीक है, ये यहाँ पर, और ये हमारे पास चल रही है और ये नेगेटिव में चले गए। ठीक है, और ये यहाँ तक आए, उसके बाद ये सेम प्रोसेस को दोहराई है, ये है यहाँ पर से। तो ये आपको यहाँ तक लेना है। टोटल टाइम का आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, समय अंतराल। ठीक है, तो टोटल टाइम आपने नीचे 4 लिख दिया। उसके बाद इसकी एरिया निकालना है। इसका क्या है? 5 है मैक्सिमम और 2। ठीक है, तो 5 × 2 आ गया यहाँ पर, प्लस कर दिया आपने। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या रहता? 1/2 लंबाई और उसकी ऊंचाई, चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 × क्या है इसमें? केवल 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप काटोगे तो 2.5 आएगा इसका, लेकिन यहाँ पर 1/2 × 5 ये लिख लो यहाँ पे पूरा प्रोसेस। उसके बाद ये माइनस का है, देखो ये माइनस का है, तो इसमें माइनस करो, 2 माइनस है और टाइम भी 1 है, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा। 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो ये 10 लिख लो यहाँ पर आप। ठीक है, क्या है? 5 दूनी 10, और इसका आप कैलकुलेट करोगे तो 2.5 आ रहा है, तो ये आपके पास 2.5 प्लस माइनस का 2 करोगे, -2 ये हट जाएगा आपके पास। माइनस का इससे माइनस कर दो और पॉइंट बचेगा आपके पास, यहाँ पर 0.5 बचेगा, और इसको ऐड करो तो 10.5 आ जाएगा बटे में 4, और इसको डिवाइड करोगे आप तो 2.625 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर या फिर किसी भी प्रकार का एवरेज निकालने का एक तरीका है। लेकिन उसके बाद हम एसी सर्किट के अंदर जाएंगे, और एसी सर्किट में हमारे पास जो वेव रहती है वो साइनसोइडल वेव रहती है। तो एक पूर्ण साइकिल तरंग का औसत मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव में है। अगर आप पॉजिटिव में निकालोगे तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव में है, तो वी एम साइन ओमेगा टी, लेकिन ये माइनस का आ जाएगा,
तो यहाँ पर माइनस प्लस करोगे कोष्टक में माइनस वी एम साइन ओमेगा टी आएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो जीरो आएगा इसकी। ठीक है, इसलिए हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो हाफ साइकिल को लेते हैं। कितना? हाफ साइकिल को लेंगे, और हाफ साइकिल के अंदर ये इतना आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, जीरो से लेकर पाई तक लिया है हाफ साइकिल हमने। ठीक है, यहाँ तक लिया है, ये टाइम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर वी एम साइन ओमेगा टी 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 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे यहाँ पे पाई से लेकर 2 पाई तक, और माइनस का, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, वी एम कॉमन निकाल लो बाहर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये cos ओमेगा टी का जीरो से लेकर पाई तक आ जाएगा, और ये माइनस का हमारे पास पाई से लेकर 2 पाई तक आ जाएगा। ठीक है, और दोनों में वी एम तो कॉमन था तो वो बाहर आ गया। ठीक है, ये साइन था, साइन का कोस हो जाएगा, और ये साइन ओमेगा टी था तो ये कोस ओमेगा टी में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस है कोस पाई प्लस कोस जीरो माइनस, और ये कोस 2 पाई और कोस पाई आ जाएगा। ठीक है, कोस जीरो, और ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद इसकी वैल्यू लिखो, कोस पाई की वैल्यू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है, इसमें 1 आ रही है, और ये माइनस के बाद में आपके पास माइनस कोस 2 की वैल्यू हमारे पास ये है कोस 2 पाई की 1 आ जाएगी, और इसकी भी 1। तो इसको ऐड करोगे तो 2 आ जाएगी, और इसको ऐड करोगे तो 2 आ जाएगी। माइनस माइनस का माइनस के 2 आ गए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 और वी एम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो एवरेज आएगा इसका 4 वी एम आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 4 वी एम, और एवरेज तो टोटल आपके पास एरिया आ गया है। ठीक है, सॉरी एवरेज नहीं, एरिया आया है 4 वी एम। तो 4 वी एम यहाँ पर रखो, उसके बाद 2 वी एम करो, 2 पाई करो, तो इसको 2 से काटोगे तो यहाँ पर 2 वी एम बाय पाई आ जाएगा। ये इस तरह से बनता है। तो एवरेज वैल्यू जब आपको पूछता है ना, एवरेज वैल्यू, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 वी एम बाय पाई लिखते हैं। लेकिन ये कैसा है, ये आपको बहुत समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये सामाकलन औकलन मेथड से थोड़ा सा ये यहाँ पर डेरिवेशन होता है, इसको समझ लोगे तो उसके बाद आपके पास बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मेथड होता है, पूरा की पूरा मेथोडोलॉजी इसमें काम करती है ये। ठीक है, अब हाफ साइकिल की बात करोगे, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में जब अपन देखते हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि एक पॉजिटिव में काम करता है, ये हाफ साइकिल में, लेकिन नेगेटिव साइकिल में कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है, और यहाँ से फिर और स्टार्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ तक चल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें वी एम बाई पाई आ जाता है, क्योंकि यहाँ तक चल रहा है, वी एम मैक्सिमम बाई पाई आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रहेगा। पूर्ण साइकिल की बात करोगे तो यहाँ तक रहेगा, तो दोनों में दे रहा है ये, तो ये हमारे पास 2 वी एम बाई क्या आ जाएगा, पाई निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें भी मेथड लगती है, अगर आप करना चाहो डेरिवेशन तो बहुत हो जाता है, लेकिन हम इसको डेरिवेशन को नहीं समझेंगे। ठीक है, जेई लेवल पे इतना ज्यादा डेरिवेशन नहीं रहेगा, लेकिन एई लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं हम, इसमें समझते हैं इसको। आगे हमारे पास है एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रेंगुलर वेव। क्या है हमारे पास, ट्रेंगुलर वेव है, इसमें देखो यहाँ तक 10 की है हमारे पास, और फिर यहाँ तक चली और 10, इसका मतलब यहाँ तक ही निकालना है उसका एवरेज अपने को। ठीक है, यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं तब भी ट्रेंगुलर, या इस तरह से भी लिखोगे तब भी ट्रेंगुलर ही, लेकिन ये टाइम है और ये। ठीक है, तो एरिया निकालोगे तो आपके पास एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया आपके पास निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालोगे तो 1/2 क्या है, 10 × 10 करोगे तो यह 5, तो 50 आ जाएगा इसका। ठीक है, क्या रहा है, 50। तो यहाँ पे देखो एरिया बराबर क्या होगा, एरिया बराबर टाइम पीरियड करोगे आप, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखो आप, तो 1/2, और ये आपके पास आ रहा है, तो इसको काट लो, तो यहाँ पे, या फिर इससे इसको काट दो, 10 से 10 को, और इसका क्या आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, 10 का आधा करोगे तो 5। तो एवरेज वैल्यू कितने आ जाएगी, 5 वोल्ट आ जाएगी इसकी। ठीक है, कितने आ जाएगी, 5 वोल्ट आ जाएगी। आगे हम बात करते हैं समीकरण के बारे में, औसत मान ज्ञात करना। ये अगर ऐसा समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, और आपको एवरेज वैल्यू निकालना बोलेगा, I0 है, I1 साइन ओमेगा टी दिया है, और I2 साइन ओमेगा, और साइन कोस 2 ओमेगा 2 दिया है, ओमेगा 2। ठीक है, 2 ओमेगा टी दिया है इसमें, तो इसकी वैल्यू एवरेज निकालोगे तो ये वैल्यू एवरेज आएगी। ये क्या है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू में आ जाएगी, तो 0 आ जाएगी, क्योंकि एवरेज वैल्यू का मान डीसी मात्र
एसी में रहता है। ठीक है, औसत मान क्या रहता है इसका? डीसी मात्रा रहता है। तो किसी भी सर्किट का मान औसत मान परमानेंट मैग्नेट यानी कि पीएमएमसी मेजर करता है, उपकरण द्वारा मापा जाता है। और आरएमएस वैल्यू मूविंग आयरन के द्वारा, किसके द्वारा मापा जाता है? मूविंग आयरन के द्वारा ये मापा जाता है। ठीक है, वर्ग मध्य मूल मान। आप एवरेज के बाद हम बात करते हैं आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू जिसको हम क्या बोलते हैं? रूट मेन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, रूट में स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। और ये एसी सर्किट का, ठीक है, एसी करंट का वो प्रभावी मान रहता है जो डीसी करंट के बराबर होता है। किसके बराबर रहेगा? डीसी करंट के बराबर होता है, जो समान समय में और समान प्रतिरोध में बराबर मान की ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्या है? समान समय रहेगा और समान एक ही प्रतिरोध, मान लो बराबर जो वैल्यू रहेगी उसी में। ठीक है, और जितना उत्पन्न करेगा वो सेम उत्पन्न करेगा। तो देखो एसी और डीसी, तो हमने 5 वोल्ट एसी सप्लाई लोड के लिए दिया है। ठीक है, और 220 वोल्ट दिया और 2 सेकेंड के लिए दिया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज क्या है? यहाँ पर देखो 220 दिया, लेकिन यहाँ पर 200 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पर क्या है? इतना ही वोल्टेज ये 2 सेकेंड में इतनी ही ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो ये यहाँ पर एसी की ज्यादा वोल्टेज हम दे रहे हैं इसमें। ठीक है, तो डीसी में हम क्या है? 200 वोल्टेज और एसी के 220 वोल्टेज के समान बराबर काम करेंगे। ठीक है, यानी कि 220 वोल्टेज हम जब एसी सप्लाई करेंगे, लेकिन उसी सर्किट के अंदर और उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए 200 वोल्ट ही हम सप्लाई करेंगे 2 सेकेंड के लिए, तो उतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? 200 बोल देंगे आरएमएस वैल्यू इसको। ठीक है, इसकी 220 वोल्ट का आरएमएस मान कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये आता है, डीसी का ये। ठीक है, और ये एसी के 1/2 आई वन आई स्क्वायर प्लस, इस तरह से जितने भी रहेंगे उसको इस पर में करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों का हम डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम समझते हैं कि किस तरह से हमारे पास रहेगा। तो देखो, ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया है और इसका आरएमएस मान ज्ञात करना है। ठीक है, आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए आई स्क्वायर, आई जीरो रहेगा इसका, यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे आप 1/2, और उसके बाद ये करना है। ये फार्मूले आपको माइंड में अगर सेटअप हो गया, ठीक है, ये फार्मूला, तो आप इसको आसानी से कर लोगे। 2 का देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लो यहाँ पर। ठीक है, प्लस में किया 1/2 और 3, और यहाँ पर 4 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 3 9। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3 3 9 और 4 4 16, और इसको ऐड करोगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, और 2 का 4 आ जाएगा, ये 25 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है? इसका हाफ हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हाफ करने के बाद इसको ऐड कर दो आप। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास? या फिर 25/2 और 4 है, इसका एलसीएम निकालो तो ये आपके पास, या फिर एलसीएम नहीं निकालो तो फिर आपके पास ये निकल के आ जाएगा। एलसीएम निकालो तो 33 बटे आपके पास 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद इसको अंडर रूट से या इसको काटो आप, तो ये आपके पास क्या 16.5 अंडर रूट में आएगा। ये आरएमएस वैल्यू निकल के जाएगी आपकी। ठीक है, आगे भी दिया है इसमें आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका। देखो, एक इक्वेशन ये हमारे पास दिया है और इसका आरएमएस वैल्यू निकालना। तो देखो, यहाँ पर ये इक्वेशन है और सबसे पहले इसका तो स्क्वायर करना 3 का, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दिया अपन 1/2, और ये ओनली 4 है तो 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 चौक 16 आ जाएगा, 16 का हाफ करोगे तो 8 आ जाएगा ये। ठीक है, ये 8 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17, तो अंडर रूट 17 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास समीकरण दिया है, आरएमएस मान ज्ञात करो इसका। तो ये हमारे पास 10 दिया है 1 sin ओमेगा टी, तो इसका पहले स्क्वायर करो 10 का, तो 10 का स्क्वायर कर दिया आपने, और 1/2 में है, इसका स्क्वायर करोगे तो 100, 100 और इसका 100 का क्या करोगे? हाफ हो जाएगा, तो 150 अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं, हमारे पास दिया गया एसी में आरएमएस मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये सर्किट दिया रहेगा, इसमें आरएमएस मान ज्ञात करोगे। तो आरएमएस मान अगर इस तरह से दिया जाता है तो आप इसको कैसे निकालोगे? ठीक है, इसको आप कैसे निकालोगे उसको देखना है। तो वी एम करोगे, क्या करोगे? वी एम का स्क्वायर जो मैक्सिमम रहेगा उसका स्क्वायर करोगे, और इसका टाइम मान लो ये इसी का टाइम कितना है वो लोगे। ठीक है, उसके बाद टोटल टाइम देखो नीचे, टाइम पीरियड। ठीक है, पूरी एक साइकिल कंप्लीट होने में, तो यहाँ तक ये टाइम आ जाएगा। यहाँ पर पूरा टाइम कितना पाई आ रहा है, तो पाई ले लिया। लेकिन
यहाँ पर एक ही इसको कंप्लीट करने में कितना समय लिया उसको अपने को रखना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पर अपन रखो 5 का स्क्वायर करो और पाई बाय 2, पाई बाय 3 है, यहाँ पर 2 नहीं है 3 है। ठीक है, उसके बाद अगला प्लस करो और यहाँ पर ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर करो और यहाँ पर क्या है टाइम इसका, तो यहाँ इसके और इसके बीच में तो 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, आ पा रहा है। ठीक है, 2 पाई बाय ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आप इसमें निकल के आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा इसमें, ये निकल के आ जाएगा और आप कर लोगे इसमें 25 और इसको डिवाइड कर लो या फिर इसको एंडर रूल में लिख लो आप, तो भी आपके पास आ जाएगा एलसीएम लेके। ठीक है, एलसीएम ले लोगे, 3 नीचे है तो 33/3 आ जाएगा आपके पास और 3 से 3 काटोगे तो 11 एंटर रूल में आ जाएगा ये। ठीक है, ये इस तरह से होगा, तो इसको ध्यान में रखना, ये फार्मूला है आपके पास। ठीक है, आरएमएस निकालने का 1 ये आ जाएगा और यहाँ पर 0 से टाइम टी तक लोगे आप एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, और होल स्क्वायर आपके पास क्या निकल के आएगा 1/2। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक हमारे पास आरएमएस वैल्यू निकालना है लेकिन ट्रेंगुलर वेव का निकालना है। किसका निकालना है, ट्रेंगुलर वेव का निकालना है। ठीक है, तो ट्रेंगुलर वेव क्या है हमारे पास, ये वाली ट्रेंगुलर वेव, तो यहाँ से एक ही बन रही है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है पर। ठीक है, तो समीकरण हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स है और ये हमारे पास वी वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारे पास y बराबर समीकरण क्या आ जाएगा एम एक्स। ठीक है, एम एक्स, और एम एक्स में हमारे पास एम क्या रहेगा इसमें, एम हमारे पास वाई टी, y2 माइनस y1 करोगे और बटे में आप क्या करोगे x1 और x2 माइनस x1 आ जाएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखोगे आप, तो ये 0 से लेकर यहाँ तक चल रही। ठीक है, 0 से लेकर तो वी एम और माइनस 0 आ जाएगा इसका, और इसका भी टाइम टी है और 0 से चल रही है, तो ये 0 क्या आ जाएगा, 0 तो 0 कोई मतलब नहीं, तो वी एम बटे टी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा वी एम बटे टी आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण के अकॉर्डिंग आप निकालोगे इसमें, तो y बराबर हमारे पास क्या था, एम, एम था एक्स। ठीक है, और एम निकालने के लिए क्या होगा, y बटे एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू और इधर एक्स की वैल्यू। ठीक है, इसको आप रखो तो एम के यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपके पास होगी अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है वी एम टी और टाइम एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 1/t कर दोगे, 0 से लेकर टाइम t तक है, y का स्क्वायर कीजिए आप। ठीक है, और dx dt 1/2। ठीक है, और यहाँ पर इसी को करोगे तो दोनों का इसका क्या है स्क्वायर हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक्स का मान y स्क्वायर का मान रखोगे तो वी एम जो कि ये वाला है। ठीक है, इस मान को रखना, तो वी एम स्क्वायर और टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको आप करोगे तो ये हमारे पास स्क्वायर का है तो ये बाहर आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, 0 से लेकर टी तक और एक्स इसका डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसी को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर में सेम ऐसे रहने दो और 0 से लेकर टी तक इसको आप लिख लो और यहाँ पर आप क्या करोगे इसमें इंटू करो, इसको बाहर ले आओ और यहाँ पर करोगे तो टाइम टी से ये टाइम टी कटेगा आपके पास और ये हमारे पास वी एम स्क्वायर 3 आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो ये आपका इसका कट जाएगा और इसके अंडर रूट इसके ऊपर लगा दो, तो वी एम अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, वी एम 3 आ जाएगा। ट्रेंगुलर वेव का आरएमएस वैल्यू आप वो किसी भी प्रकार का बनाओ, जैसे ये इस टाइप से बना हो तब भी इसका ये रखेगा, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पर ये दिया है तो इसको वैल्यू रख लो आप, वी एम अंडर रूट 3 आता है तो वी एम की वैल्यू 100 है तो ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू निकलेगी इसकी। ठीक है, इसी प्रकार इसकी भी देखोगे आप, यहाँ पर भी देखोगे तो ये आपके पास ये है, इसमें भी सेम आ जाएगा आपके पास प्रोसेस। तो देखो y बराबर क्या है एम एक्स। ठीक है, एम एक्स, और ये m बराबर आपके पास ये निकल के आ जाएगा y। ठीक है, y आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, y2 माइनस y1 करोगे, x2 माइनस x1 करोगे, तो ये भी प्रोसेस आपके पास 2v m/t आ जाएगा। ठीक है, और इसको प्रोसेस करोगे तो सेम यही प्रोसेस निकलना है आपके पास, क्योंकि वही वाला ट्रेंगुलर है, सेम ट्रेंगुलर है आपके पास, चाहे इस प्रकार से ट्रेंगुलर बना। ठीक है, चाहे इस तरह से ट्रेंगुलर बना या चाहे इस तरह से बना, लेकिन ये सेम तो सेम ही रहेगा ना, तो इसलिए आपके पास जो मेथड रहेगी वो सेम ही आएगी, जो वैल्यू भी सेम आना है। ठीक है, इसमें भी आपके पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर भी आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर देखोगे तो ये आपके पास वी एम एंडोडो 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि आप प्रोसेस सेम है, ट्रेंगुलर वेव जैसे कि शेप रिवर्स या साउथ या आरएमएस मान इसका सेम रहेगा।
ठीक है। अब साइनसोइडल वेव का आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए हम देख लेते हैं इसका आरएमएस मान। तो इसमें क्या करते हैं, दूसरी अर्ध चक्र का परिणाम पहले अर्ध चक्र के परिणाम के बराबर होता है, अतः आरएमएस मान स्थिरता, ठीक है, से ज्ञात करने के लिए हमारे पास धनात्मक का मान लेते हैं, इसका पॉजिटिव को ले लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव मान ले लेंगे। तो पॉजिटिव हमारे पास क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और इसको हमने रखा यहाँ पर, पाई तो यहाँ पर बाहर आ गया 0 से लेकर पाई तक, और वी का स्क्वायर डी ओमेगा टी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओमेगा टी, इसको आप क्या करोगे, कन्वर्ट वी एम स्क्वायर साइन, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। और साइन को आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा 2 बाई टी। और ये हमारे पास ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर लिख लिया अपन ने, क्या है, इसको हमने बाहर लिखा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी और इसको कैलकुलेट करना रहेगा। तो आपके पास क्या आता है, साइन ओमेगा बराबर होगा 1 माइनस क्या होता, तो साइन की जगह हमने इसको रख लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 से लेकर पाई तक था, तो टी माइनस क्या है, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 आ गया, ये 0 से लेकर पाई तक है हमारे पास, ठीक है। तो ये स्क्वायर का तो बाहर वैसा की वैसा रहेगा। और आप क्या करोगे, इसमें पाई माइनस आप क्या करोगे, साइन 2 पाई बाई 2 आ जाएगा, और ये 1/2 का ही रहेगा हमारे पास। और यहाँ पर भी इसको ही कैलकुलेट करोगे तो पाई बाहर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। पाई बाहर आएगा तो पाई से पाई ये कट जाएगा, माइनस में 0, ठीक है, 1/2। और इसको कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा वी एम स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। और इसको स्क्वायर का है तो ये बाहर आ जाएगा, नीचे हमारे पास अंडर रूट का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा एक साइनसोइडल वेव का, ठीक है, अंडर रूट 2 भी। तो ये अर्ध तरंग रेक्टिफायर के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये हाफ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ तक चल रहा है तो ये आधा हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, वी एम बटे 2 आ जाएगा। और फुल वेव के लिए वी एम बटे अंडर रूट 2 आ जाएगा। फुल वेव के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को हम बोलते हैं रूप गुणांक, ठीक है। ये प्रत्यावर्ती राशि के वर्ग यानी कि आरएमएस वैल्यू और औसत वैल्यू के अनुपात को हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, जिसको हम के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू के अनुपात आ जाएगा, ठीक है। और साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी रहती है, 1.11 आएगी। अगर आप इसकी वैल्यू को रखोगे और उसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता आरएमएस वैल्यू क्या था, वी एम अंडर रूट 2 था, ठीक है। उसके बटे में आपके पास एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 वी एम बटे पाई आ जाएगा, ठीक है, बटे पाई आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एम अंडर रूट 2 और ये पाई बटे 2 वी एम आ जाएगा, वी एम से वी एम कट जाएगा, और यहाँ पर पाई बटे 2 अंडर रूट 2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.11 आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर्म फैक्टर में आएगी आपके पास, ठीक है। और हाफ वेव की बात करोगे तो इसका हो जाएगा हमारे पास 1.57 आ जाएगा हाफ के लिए। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ये फुल वेव के लिए ये सेम आएगी आपके पास, और रेक्टेंगुलर के लिए 1 आएगी, और ट्रेंगुलर के लिए आपके पास 1.11 आ जाएगी, ठीक है, 1.11 आएगी। आगे हम बात करते हैं पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को बोलते हैं हम क्रेस्ट फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर या फिर श्रृंग या शीर्ष गुणांक। ये क्या रहता है, आरएमएस मान, ठीक है, आरएमएस मान, उच्चतम मान और आरएमएस मान का अनुपात रहता है, या आरएमएस मान या इसका हमारे पास उच्चतम मान का दोनों का अनुपात रहता है। तो सबसे ऊपर हमारे पास आरएमएस मान और नीचे क्या रहेगा, सॉरी, ऊपर हमारे पास उच्चतम मान मैक्सिमम वैल्यू, और नीचे हमारे पास आरएमएस मान के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, पीक फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो केपी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीक, मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस मान। तो साइन वेव के लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1.41 आ जाएगा, और फॉर्म फैक्टर कितना था, 1.11 था उसका, ठीक है। इसकी बात करोगे हाफ वेव के लिए तो 2 आ जाएगा इसका, और वहां पर 1.59, ठीक है। फुल वेव के लिए ये हमारे पास है 1.41 आ जाएगा, ठीक है। और रेक्टेंगुलर के लिए 1 आएगा, रेक्टेंगुलर के लिए हमारे पास वो भी 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या रहता है, रिपल फैक्टर प्रदर्शित करेगा हमें, हमारे पास रिपल को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे पास फॉर्म फैक्टर का अंडर रूट के अंदर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1 कर दोगे तो हमारे पास रिपल फैक्टर आता है। और रिपल फैक्टर की वैल्यू आप निकालोगे फुल वेव में तो 0.48 क्या है, 0.482 आ जाएगा, और इसमें रिपल फैक्टर 1.21 आ जाएगा इसमें, ठीक है।
तो ये बात आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस होता क्या है? ये एसी के अंदर वो गुण रहता है जो करंट के जाने का विरोध करता है। ठीक है, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, जिस प्रकार आर रहता है उसी प्रकार ये डीसी के अंदर रहता है, लेकिन ये एसी के अंदर रहता है। काम इनका दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, ये करंट का बहने का विरोध करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जेड बराबर हमारे पास क्या रहेगा? वास्तविक भाग या और काल्पनिक भाग दोनों आ जाएगा। वास्तविक यानी कि जो रेजिस्टेंस के कारण से जितना भी इम्पीडेंस उत्पन्न रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा वो, और उसके बाद एक्स। एक्स यानी कि वो रहता है कि जैसे हमारे पास कैपेसिटर लगा रहेगा और रजिस्टर लगा रहेगा, तो इसके कारण से कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी रहेगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी रहेगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रिएक्टेंस। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना इसमें। पॉजिटिव E1 चिन्ह ये क्या हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस को प्रदर्शित करेगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव जेड लिखा हमने यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस को। ठीक है, ये पश्चगामी गुणांक यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर को प्रदर्शित करेगा। और नेगेटिव की बात करोगे आप चिन्ह, तो ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और ये लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। ठीक है, तो देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्स एल रहता है। एक्स एल बराबर क्या होगा? ओमेगा एल। और ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है? ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2πf और एल आ जाएगी। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या रहता है यहाँ पर? 2πf आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख दो तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसी प्रकार कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करोगे तो 1 ओपन में आ जाएगा ओमेगा सी आ जाएगी, और यहाँ पर भी ओमेगा के बराबर 2πf रखा है, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास इंपीडेंस बराबर क्या आ जाएगा इसमें? आर प्लस माइनस जे एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस जो भी हमारे पास रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर आप इसको निकालोगे तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में एंगल निकालना है, तो यहाँ पर आपके पास निकालोगे टेन इनवर्स माइनस एक्स बटे आर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो शुद्ध इंडक्टिव सर्किट के अंदर हमारे पास 90 डिग्री पश्चगामी होता है, तथा ये पावर फैक्टर हमारे पास कैसा रहेगा? जीरो लेगिंग पावर फैक्टर रहेगा। और प्योर कैपेसिटर रहेगा उस कंडीशन में हमेशा 90 डिग्री लीडिंग पावर फैक्टर में होता है, और इसका पावर फैक्टर हमारे पास कितना रहेगा? जीरो अग्रगामी होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास जेड है, जेड का ऑपोजिट होता है, क्या रहता है? वाई। ठीक है, और वाई क्या रहता है? एडमिटेंस। एडमिटेंस को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में प्रवेश्यता बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रतिबाधा का व्यतक्रम जो हमारे पास जेड है उसका व्यतक्रम हो जाएगा। एडमिटेंस प्रवेश्यता कहलाता है। ये करंट के प्रवाह को सहायता करता है, जिस प्रकार कंडक्टेंस रहता है उसी प्रकार ये काम करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा? y बराबर हमारे पास जी प्लस माइनस जे बी आ जाएगा। ठीक है, जे बी आ जाएगा ये। और ये जी क्या है? कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी यूनिट मोह या सीमेन रहती है। अनुकार्यता ये ससेप्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, अगर आप एग्जाम्पल के लिए इसको देखोगे, 8 ये हमारे पास एक कैपेसिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया। इंडक्टिव के अंदर रहेगा ये हमारे पास, तो ये हमारे पास रहेगा इसमें पॉजिटिव और यहाँ पर माइनस में। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होगा हमारे पास? कंडक्टेंस अगर आपको निकालना है तो आर बटे जेड का स्क्वायर करोगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपके पास निकल आएगा, और ससेप्टेंस निकालोगे तो एक्स बटे जेड का स्क्वायर कर लोगे तो ये ससेप्टेंस ये निकलेगा। ठीक है, ये एक शॉर्ट तरीके से। जैसे यहाँ पर आप देखो, इसमें हमारे पास आर की वैल्यू थी। ठीक है, तो जेड की जी की वैल्यू निकालना है तो 1/r आर होता है। ठीक है, तो 1 इसको रखा आप, तो ये आपके पास ओमेगा में आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार एक्स सी करोगे आप, एक्स सी 5 ही यहाँ पर दिया, और आपको बी की वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो बी बराबर 1/x c आ जाएगा, और 1/5। ठीक है, और ये भी आपकी सीमेन इसकी यूनिट आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर निम्न समीकरण में कंडक्टेंस और ससेप्टेंस को ज्ञात करना, ज्ञात करो इसको। तो जेड बराबर हमारे पास ये दिया है, तो जेड बराबर क्या होगा? सबसे पहले तो आपको वाई बराबर क्या करना पड़ेगा? 1/z होता है, वाई बराबर, और इसको अपने यहाँ पर रखो। ठीक है, और इसका गुना आप करोगे इसमें, इसका चेंज करके, तो देखो यहाँ पर माइनस कर दिया और इधर भी गुना करो, तो ये आपके पास 5 माइनस जेड 4 आ गया, और इसका गुना इसमें 25 और इसका गुना इसमें करोगे तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये अलग अलग आप करोगे यहाँ पर,
इसको ऐड कर लोगे, ठीक है, ये माइनस और ये हमारे पास है, इसका स्क्वायर होगा तो इसके 1 हो जाता है, इस कारण से ये आपके यहाँ हट जाएगा नीचे की साइड, ठीक है, तो ये 5 बटे क्या आ जाएगा, 5 बटे आपके पास 41 आ जाएगा, क्योंकि 25 और 16 ऐड करोगे तो 41, प्लस में करोगे जे 4 बटे 41 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये कंडक्टेंस है और ये ससेप्टेंस है, ठीक है, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस इस तरह से आप निकाल लोगे। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास सीरीज में इंपीडेंस दिया रहेगा, देखो ये सीरीज में है, तो इसमें क्या करोगे आप Z1 Z2 Z3 जितना भी रहेगा उसमें ऐड कर लोगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आपके पास एडमिटेंस निकालने के लिए बोलता है तो आप इसको टोटल निकाल के इसका क्या करो 1/z कर दो, तो यहाँ पर इस तरह से लिख दो, तो ये आ जाएगा आपके पास। अगर आपके पास पैरेलल में कनेक्शन रहेगा, पैरेलल में यहाँ पर, तो इसका निकाल दो आप इसमें y की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो 8 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन z की वैल्यू निकालना रहेगा तो ये 1/y करना है, 1/y करोगे तो नीचे की साइड को 8 कर दो सबको और 1/ कर दो आप y, तो ये आपके पास आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पर इसको ध्यान दो।